डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर बाय सत्येंद्र सर। जो हम अपना अगला वीडियो लेकर आए हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हम अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं उसी पर है ये वीडियो। और हमने जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारा अगला वीडियो होगा किस पे होगा, टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पिछले वीडियो में हमने क्या जो अभी इस पे दो हमने सीरीज बना चुके हैं। आप सीरियल वाइज अगर पूरा वीडियो देखते हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा ये टॉपिक। पहले में हमने गुड्स सर्विस टैक्स सबको डिफरेंस अलग अलग बताया था। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से बताया था। और जो एक हमने अलग से वीडियो बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस, वो भी हमने क्या किया था आपको डिटेल से बताया था। अभी का जो वीडियो हम लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के प्रकार जो कि पहले लगते थे। क्या जीएसटी जब नहीं था तो उस समय जो इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे उसके बारे में। तो आइए बारी बारी से हम एक एक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे केवल आपको डिस्कशन बताएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे और नोट्स हम आपको इसी वीडियो के लिंक में देंगे। या तो हो सकता है बाद में हम इस वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर दें, तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा या तो वॉच लेटर में भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम चाहे जब इस एडिट करके इसी में क्या करते हैं कर सकते हैं, लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं नोट्स का, या तो व्हाट्सएप पे भी आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हो नोट्स के लिए। तो आइए बिना ज़्यादा टाइम गवाए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप्स में देखा जाए तो सबसे पहला जो नाम आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1944। ये एक एक्ट है, ये पहली बार 1944 में आया था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये अपने टाइम में नहीं आया था, पुराने समय का ही है। तो अब इसमें क्या है कि ये कॉन्सेप्ट था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का, एक तरह का ये इनडायरेक्ट टैक्स था जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे चार्ज होता था। मीन्स आप समझिएगा कि कोई भी फैक्ट्री है जहाँ पे कोई गुड्स को, कोई भी गुड्स जैसे रॉ मटेरियल को अगर आप किसी दूसरे गुड्स में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब रॉ मटेरियल है उसका कोई कमोडिटी बना रहे हो, तो उस दौरान ये टैक्स लगते थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ऐसा नहीं कि सारे चीज़ों पे लगते थे, कुछ डिफाइंड चीज़ें थे जिसपे कि ये कर लगाए जाते थे। जैसे आप नॉर्मली आप समझिएगा, जैसे कोई रॉ मटेरियल आपने खरीद के लाया, मान लीजिए कोई फ्लावर, ये आटा, ये सब है, उससे आप क्या कर रहे हो, कोई बिस्किट ये सब चीज़ें बना रहे हो, तो वहाँ पे क्या हुआ, रॉ मटेरियल को अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया कि नहीं, तो वहाँ पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा। तो आप ऐसे डिफाइड कर सकते हो। अगर आपको ये बताना हुआ 4 नंबर, मान लो कुछ छोटे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तो आप क्या बोल सकते हो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इट इज अ टैक्स बिफोर जीएसटी एरा। और ये एक ऐसा टैक्स है जो कि जीएसटी से पहले लगता था। और ये टैक्स कब लगता है, जब किसी गुड्स का प्रोडक्शन होता है। देखिए यहाँ पे कंजप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, कोई चीज नहीं, केवल आपने गुड्स को, रॉ मटेरियल को किसी कमोडिटीज में बनाया, कोई भी चीजें, जैसे आपने कोई लकड़ी उकड़ी खरीद के उससे कोई फर्नीचर ये सब चीजें बनाया, या तो सोफा बेड ये सब कुछ भी बनाया, तो आपने यहाँ पे एक रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया, एक कमोडिटीज में कन्वर्ट किया, तो वो कमोडिटी के प्रोडक्शन के टाइम ही उस पर लग जाएगा। अब ये कब लगेगा टैक्स, ये टैक्स लगेगा पहली बात कि जब ये कोई व्यक्ति प्रोड्यूस करेगा तो उसका एक वेयर हाउस होगा जहां पे वो चीजों को रखेगा। जैसे ही अपने वेयर हाउस से चीजों को फॉरवर्ड करता है, रिमूव करता है किसी दूसरे जगह, या तो किसी होलसेलर को या किसी को भी, तो उस समय ये टैक्स चार्ज किया जाएगा। मीन्स ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा टैक्स है ना जिसको केवल प्रोड्यूसर देगा गवर्नमेंट को। टैक्स पेमेंट करने का दायित्व तो किसका होगा, लायबिलिटी किसका होगा, प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर किसको टैक्स देगा, गवर्नमेंट को। अब देखिए अगर प्रोड्यूसर ने टैक्स दिया, मतलब कोई चीज बनाया 100 रुपया का बना, अब उसमें मान लीजिए कि 12% जो है लग गया टैक्स, तो उसकी प्राइस कितनी हो गई, 112 रुपए। मीन्स जो जिसकी कॉस्ट आ रही थी बेचने की, जो प्रॉफिट बेचने की जो प्राइस आ रही थी 100 रुपया आ रही थी, तो वो जो सेलिंग प्राइस जिसपे कि क्या करेगा, सेलिंग प्राइस मतलब कंज्यूमर को नहीं बेचना है, ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूसर होलसेलर या तो अदर किसी को बेचेगा, तो उस प्राइस पे क्या किया गया, गवर्नमेंट ने चार्ज लगाया, वो 112 रुपए का हो गया। तो ये जो पैसा वसूलेगा 12 रुपए टैक्स, ये प्रोड्यूसर वसूलेगा आगे से, अपने आगे वाले चैनल से, और ये 12 रुपए किसको देगा, गवर्नमेंट को। अब जैसे प्रोड्यूसर ने टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, अपने यहाँ से रिमूव कर रहा है, उसी समय टैक्स चुका देगा। जैसे ही मिडिल मैन या रिटेलर किसी से वो पैसा मिलेगा, तो मतलब प्रोड्यूसर ने अपना बर्डन आसानी से किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, जिसको उसने गुड्स फॉरवर्ड किया उससे पैसा लेकर। जैसे पिछले वीडियो में हम जब डिफरेंस बता रहे थे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, तो यही ना बता रहे थे कि जो बर्डन आप डायरेक्ट टैक्स होता है उसको आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन को ट्रांसफर कर सकते हो। तो सेम एक्साइज ड्यूटी में भी वही रूल्स लागू होगा कि आप एक्साइज ड्यूटी पे जो दिया गया टैक्स है, टैक्स का बर्डन है, किसको
सबसे पहले बर्डन पड़ेगा प्रोड्यूसर के ऊपर, प्रोड्यूसर अपने बर्डन को आगे ट्रांसफर कर दे सकता है और उससे क्या हो सकता है कि वो अपना टैक्स का पैसा रिकवर कर सकता है। फाइनली वो टैक्स का जो पैसा होगा कौन बियर करेगा? हर केस में कोई भी टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स का कंज्यूमर को ही बियर करेगा, जो कि ट्रांसफर मतलब आगे चीजों को फॉरवर्ड नहीं करेगा, अपने पास यूज कर लेगा, उसका कंज्यूम कर लेगा, उसी को टैक्स देना पड़ेगा। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में आप ये बोल सकते हो। अब देखो ये 1944 क्यों बोला गया, इसके लिए एक एक्ट आया था सबसे पहले 1944 में, जिसपे ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि वो सारे लोग जो कि मैन्युफैक्चरिंग के चीजों में इन्वॉल्व हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स को ही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम से बोला गया। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाला टैक्स का हिस्सा किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मीन्स ये जो मैन्युफैक्चरर टैक्स चुकाएंगे ना, तो टैक्स पे राइट किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि टैक्स एक रिवेन्यू होता है कि नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। तो यहाँ पे जो टैक्स का पैसा फाइनली मिलेगा ये एक्साइज ड्यूटी का, ये केंद्र सरकार को मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट का इस पर कोई भी राइट नहीं होगा। पूरा का पूरा पैसा ये किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। और इसके लिए और भी बाद में बहुत सारे एक्ट आए, जैसे एक्ट आने के लिए इसका 2008 में, 2005 में, 1985 में अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें आई, इसमें संशोधन होते रह गए। संशोधन कैसे हुआ? जैसे किन किन चीज़ों के प्रोडक्शन पे टैक्स लगेगा उसका एक पूरा लिस्ट बना दिया जाता था और उसी लिस्ट में गुड्स को डिफाइन कर दिया जाता था। मतलब आप इस तरह के गुड्स बना रहे हो तो उस पर टैक्स लगेगा। जैसे बहुत सी चीज़ों को पे एग्जम्प्टेड थे, जैसे कुछ लो लेवल पे आप चीज़ें बना रहे हो जो कि ब्रांडेड नहीं है, ये सब चीज़ें बेसिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड छोटे मोटे चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों पे टैक्स नहीं लगता था। लेकिन बेसिक चीज़ें जो की हाई लेवल पे, लार्ज लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगता था। अब इसमें सेनवेट क्रेडिट की भी फैसिलिटी मिलती थी। सेनवेट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा क्या है सेनवेट क्रेडिट, इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। देखिए सेनवेट क्रेडिट क्या है, जैसे एक गुड्स को अगर नंबर ऑफ टाइम में प्रोडक्शन हुआ उसका, मतलब किसी ने एक कमोडिटीज को रॉ मटेरियल बनाया और उस रॉ मटेरियल को किसी दूसरे सप्लायर को दिया, किसी दूसरे प्रोड्यूसर को दे दिया, तो एक कंपनी द्वारा, जैसे प्रोसेस अकाउंटिंग आपने पढ़ा था ना कॉस्ट में, एक जगह से कोई चीज कंप्लीट हुआ तो सेकेंड प्रोसेस में गया, उसके बाद थर्ड प्रोसेस में गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इसने एक प्रोडक्शन का काम किया यहाँ पे, फिर उसके बाद इसने भी प्रोडक्शन का काम किया और यहाँ पे भी प्रोडक्शन का काम हुआ। अब जैसे कोई चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, उसने 100 रुपए की कमोडिटी बनाई, उस पर 12 रुपए टैक्स दिया, 112 रुपए में इनको दिया। अब इसने 112 रुपए पे कुछ मिला उला के 150 रुपए इसकी लागत की और इस पे 18 रुपए टैक्स दिया और इनको फॉरवर्ड किया 168 रुपए में। अब इसने इनको बना के टोटल 200 में किया और इस पे 24 रुपया टैक्स लगाया, 224 रुपया। मीन्स इतना सेलिंग प्राइस हो गया, ये बेचेगा। थर्ड वाला कंज्यूमर को बेच रहा है, कंज्यूमर आगे काम नहीं कर रहा है। अब देखिए क्या हुआ, एक बार 12 रुपया टैक्स लगा, एक बार 18 रुपया लगा, एक बार 24 रुपया लगा, कई जगह टैक्स लगा कि नहीं। तो सेनवेट क्रेडिट की फैसिलिटी क्या है कि इसने तो क्या हुआ, किसी से नहीं खरीदा था, इसने डायरेक्ट रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया। लेकिन जैसे ये सेकेंड वाला प्रोड्यूसर जो पाया 112 रुपए का चीज, उसने बनाया 150 रुपए में, तो 18 रुपया टैक्स हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो 150 रुपए की चीजें हैं, इस पे 12 रुपए टैक्स पहले ही पेमेंट किया जा चुका है। तो अब एक बार ये 12 रुपए, एक बार ये 18 रुपए, दो बार रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो मतलब ये जो सेकेंड वाला है, इसने 12 रुपए का पेमेंट ऑलरेडी फर्स्ट वाले को कर दिया है, तो ये अब गवर्नमेंट को 18 रुपए नहीं देगा, 12 रुपए माइनस करके कितना देगा, 6 रुपए देगा। वैसे ही ये 24 रुपया नहीं देगा, 18 रुपए माइनस करके 6 रुपए देगा। मतलब समझो, थर्ड ने दिया इनको 18 रुपया और इसने इनको दिया 12 रुपया। गवर्नमेंट को टैक्स कितना चाहिए, फाइनली वही ना हुआ जो उत्पादन हुआ कंज्यूमर को बेचने के लिए, 24 रुपया। अब देखो 12 रुपया तो फर्स्ट वाला दे दिया, अब ये 18 में से इसने 12 पहले दे दिया है, तो 6 रुपया ये देगा और 6 रुपया ये, टोटल 24 रुपया आया ना। तो 24 रुपया टैक्स किसने दिया, पहले ने 12, दूसरे ने 6, तीसरे ने 6। तो मतलब ये पहले को 18 पूरा दिया, लेकिन ये 12 माइनस करने का इसको ऑप्शन है कि 12 रुपया घटा के तब दीजिएगा, क्योंकि 12 रुपया आप पहले ही दे चुके हो। तो वो क्या हुआ आपका सेनवेट क्रेडिट। यही जो पहले से टैक्स चुकाया जा गया होता है कमोडिटीज पे, चाहे किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा, अगर उसको आगे टैक्स देना है तो जो पीछे वाला टैक्स है उसको माइनस करने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, सेनवेट क्रेडिट। तो सेनवेट क्रेडिट जो होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के केस में ही मिलता है, और ये उस केस में मिलता है जब एक ही गुड्स को नंबर ऑफ टाइम प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मान लो बाइक बना रही है,
तो किसी से पार्ट खरीदेगी, टायर ये सब चीज़ें खरीदेगी। अब टायर जिसने बनाया उसने टैक्स दिया, अब इसने बाइक का असेंबल किया उस पर टैक्स दिया। तो ये टायर पे जो टैक्स, तो वही चीज़ें जो कि पहले से पेमेंट किया जा चुका होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेटलमेंट क्रेडिट। मतलब जो पहले से पेमेंट किया जा चुका है उनको उतना माइनस करने का अधिकार होना चाहिए। चलिए तो अगले हम अपने जो टाइप्स हैं वो चलते हैं अगले टाइप्स वाले पे। जो हमारा अगला टैक्स है देखिए क्या है, कस्टम ड्यूटी। जैसे एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था जीएसटी से पहले, वैसे ही एक और टैक्स चार्ज होता था कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी देखो क्या होता है, कस्टम ड्यूटी वो होता है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लेविट किया जाता है। मतलब कोई भी यहाँ का जैसे सप्लायर है या तो यहाँ का कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोई भी है, तो अगर कहीं पे चीज़ें भेज रहा है या तो कहीं से मंगा रहा है, तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली एक्टिविटीज़ हुई ना, तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा। और इसके लिए जो पॉलिसी पास हुई थी इंडिया में वो 1962 में हुआ था कि अगर आप जैसे फॉरेन ट्रेड में जब इंडिया एंट्री मारा तो फॉरेन से चीज़ें आने लगी और यहाँ से फॉरेन भी चीज़ें जाने लगा। उससे पहले क्या था कि कुछ रेगुलेशन थे जो कि इसके ऊपर कंट्रोल करते थे, लेकिन 1962 में कस्टम ड्यूटी के लिए एक अलग से लॉ ला दिया गया। और इसमें क्या हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फोकस किया गया। इंपोर्ट का मतलब समझिएगा कि जैसे इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया से चीजें ना मंगा के इंडिया से बाहर से चीजें मंगाई जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, इंपोर्ट। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही कहीं इंडिया में सिचुएटेड है और उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन से इंडिया में कोई चीजें भेजी जाए तो भी वो इंपोर्ट। अब वही चीजें इंडिया से बाहर भेजी जाए या तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडिया से कहीं और भेजा जाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखिए क्या होता है, बार बार ये वर्ड ला रहे हैं तो इसको हम एक्सप्लेन कर दें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा ट्रेड सेंटर बनाया जाता है जहां पे कि क्या केवल फॉरेन ट्रेड को ही क्या इनकरेज करने के लिए इसका मेन पर्पज होता है। और यहाँ पे जो चीज़ें बनती हैं ये ऐसा ट्रीट किया जाता है कि ये इतनी दूर की जो चीज़ें हैं वो एज अ फॉरेन प्लेस है और वहाँ से लॉ का जो टैक्स का प्रोविजंस रहेगा वो इंडिया की जो अदर टैक्सेस की पॉलिसी है वहाँ पे नहीं लगेगा। जैसे वहाँ पे छूट को बढ़ाई जा सकती है, टैक्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, ये सब चीज़ें, ताकि इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाती है। तो मतलब बाहर से चीज़ें मंगा रहे हो या तो यहाँ से भेज रहे हो, तब ऐसे कंडीशन पे जो टैक्सेस लगेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी किसके लिए लाया गया, मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्स चार्ज करने के लिए 1962 में लाया गया। अब इसमें भी यही चीज़ है कि आप चीज़ें बाहर भेज रहे हो या तो चीज़ें बाहर से मंगा रहे हो, तो अलग अलग कमोडिटीज के लिए अलग अलग पूरी पॉलिसी होती है और किस कमोडिटीज पे क्या टैक्स लगेगा वो डिटरमाइन होते थे। अलग अलग कमोडिटीज पे अलग अलग टैक्सेस लगते थे। जैसे क्रूड ऑयल पे अलग टैक्स का प्रोविजन, बाकी जो कमोडिटी अलग, या तो कोई कमोडिटी आप ऐसा है जो कि इंडिया में है फिर भी आप बाहर से मंगा रहे हो तो उसके लिए कुछ एडिशनल टैक्सेस भी लगा दिए जाते हैं। या तो कोई ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया क्या करना चाहती है, ट्रेड को कम से कम करना चाहती है, तो वहां से चीजें मंगाने पर क्या होता है कि अधिक से अधिक टैक्सेस लगा देती है। तो कस्टम ड्यूटी जो होता है फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल भी करता है, जिससे टैक्सेस बढ़ाकर घटाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस किया जा सकता है। तो आई होप कस्टम ड्यूटी आपको क्लियर हो गया होगा। कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स दैट इज लेविड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज, मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे हो गुड्स उसके ऊपर जो लगाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कस्टम ड्यूटी। अब देखो जो एक्साइज ड्यूटी था और कस्टम ड्यूटी था है, दोनों ही गुड्स पे लगने वाले टैक्स हैं, सर्विसेज पे लगने वाले टैक्स नहीं है। ये दोनों ही गुड्स पे, अगर आप बाहर से कोई गुड्स मंगा रहे हो, चाहे कोई मशीन मंगा रहे हो, चाहे कोई शॉर्ट टर्म के लिए कंज्यूमेबल कमोडिटी मंगा रहे हो, उन सब चीज़ों पे तो यहाँ पे क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ, इस पर टैक्स लगेगा। यहाँ से भेज रहे हो एक्सपोर्ट, उस पर भी टैक्स लगेगा। अब जो चीज़ें इंडिया में कमी है उसको बाहर भेज रहे हो तो उस पर कुछ एडिशनल टैक्स लगेगा। तो ये सब टैक्स के प्रावधान थे, इसके बारे में हम कभी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि ये भी एक तरह का टैक्स है जो कि किस पे लगता है, चीज़ों को मंगाने पर या तो चीज़ों को दूसरे जगह पे भेजने पर, मतलब इंडिया से बाहर फॉरेन ट्रेड पे लगता है। आप सिंगल वर्ड में बोल सकते हो, फॉरेन ट्रेड पे जो टैक्स लगता है वो क्या होता है, कस्टम ड्यूटी। जैसा कि आप देखें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो टैक्सेस आपने देखा, दो अलग अलग अवधि पे। उसके बाद जो इंडिया में एक टैक्स आया वो आपका आया सर्विसेज टैक्स। अच्छा, वो जो कस्टम ड्यूटी अभी हमने बताया वो भी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हिस्सा होता है। उस पर भी जो टैक्स रिसीव होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अगला जो टैक्स है हमारा सर्विसेज टैक्स। अब देखिए ये सर्विसेज टैक्स क्या है, ये 1994 में आया और ये उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह,
उन्होंने ये इसकी स्कीम को क्या किया, इम्पोज किया इंडिया में। और यहाँ पे 1994 में एक पहले से ही एक्ट चला आ रहा था जो फाइनेंस एक्ट था, जो कि बैंकिंग सेक्टरों पे को कंट्रोल करता था और उससे टैक्स लेने से रिलेटेड चीज़ें इंस्टीट्यूट थी। अब उसी को लगा कि ये जो है इसका एरिया बढ़ना चाहिए, क्योंकि और भी सारे सर्विसेज से इंस्टीट्यूट आने लगे थे, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का भी ओरिजिन उसी टाइम में हुआ, होटल, ये सब चीज़ें हाई लेवल पे सर्विसेज देने लगे थे। तो उस समय क्या हुआ कि एक नया टैक्स आया, सर्विसेज टैक्स, जो कि पूरे इंडिया में 1994 फाइनेंशियल ईयर 1994-1995 में लागू हुआ। और उस समय जो इसका करेंट रेट रखा गया था, जैसा कि हमने बताया कि शुरू में जब ये टैक्स आया था तो उस समय इस पर केवल 5% लगाए जाते थे। मतलब कोई भी अगर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो सर्विस टैक्स जो था 5% था। उसके बाद 2003 में इसके रेट को बढ़ा के 8% किया गया, और ये जस्ट अगले साल फिर से इसके रेट को बढ़ाया गया 10.2%। फिर 2 साल बाद इसके रेट को बढ़ाया गया, फिर से 1 साल बाद इसके रेट को बढ़ाया गया, और 2009 में पहली बार था जबकि सर्विस टैक्स को घटाया गया और ये 10.3% लाया गया। और ये घटाने का काम भी क्या किए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ही किए थे, जो तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने सर्विस टैक्स को घटा के 10.3% कर दिया। 2012 में इन्होंने फिर से 12.36 इस टैक्स को किया, और ऐसे इस तरीके से सर्विस टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज होते होते आज के डेट में जो सर्विस टैक्स लगता है वो आपका कितना लगता है, 18%। आज वाले में जिसमें से 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 9% स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये पूरा रहा सर्विस टैक्स का इतिहास। और सर्विस टैक्स पहली बार जो इसके लिए अलग से लॉ लाया गया था ये 1994 में लाया गया था, और 1994-1995 फाइनेंशियल ईयर जो 1994-95 थे उस समय इसको लागू किया गया था। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टैक्स है। ये उन संस्थाओं पे लागू होता था जो कि सर्विस प्रोवाइड करते थे, जैसे होटल हो गया, या तो कोई मॉल हो गया, या तो ऐसे जैसे कि कोई कंसल्टेंसी वाले लोग हो गए, कोई जो सलाह ये सब देते हैं, वहाँ पे ये सर्विस टैक्स लगते रहते थे। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में हो गया, बैंकिंग सेक्टर में हो गया, वहाँ पे ये सर्विस टैक्स ये सब लगते हैं। जैसे कोई कैपिटल मार्केट का जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, कई जगह पे जहाँ पे सेवा दी जाती है वहाँ पे ये टैक्स लगाए जाते हैं। तो आई होप सर्विस टैक्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप बस चीज़ों को समझिए, नोट्स हम आपको देंगे, नोट्स को आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होगी। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन सारा का सारा वीडियो आपके काम का है एकदम। जो इनडायरेक्ट टैक्स, उसके प्रमुख टैक्सेस में से एक टैक्स है वो हमारा क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स या तो वैट। देखिए वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, अभी तक हमने जितने टैक्स देखे वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के राजस्व के स्रोत तो थे, रेवेन्यू के सोर्स थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई सॉलिड टैक्स का सोर्स नहीं था जिससे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, कोई टैक्स नहीं था। तो सबसे पहले ये जो वैट का कॉन्सेप्ट आया ये फ्रांस में आया था बहुत समय पहले 1958 के अप्रोक्स, लेकिन इंडिया में जो सबसे पहले वैट को इंट्रोड्यूस किया गया वो 2005 में किया गया। 2005 में एक ये भी स्कीम आया कि एक वैल्यू एडेड टैक्स होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का क्या हो, सोर्स हो, और इससे जो कलेक्ट किया हुआ टैक्स होता था ये पूरा का पूरा से स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में जाता था। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता था कि जैसे सारे टैक्सेस लगाने के बाद जो प्राइस होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस लगाने के बाद जो प्राइस आती थी उस पर वैट लगाया जाता था। अभी भी जैसे क्रूड ऑयल इन सब चीज़ों पे देखा जाए तो वैट लगता है, इसीलिए इसकी प्राइस इतनी हाई रहती है कॉस्ट से, क्योंकि अभी भी इस पर बहुत सारे टैक्सेस जो है उसको इंटीग्रेट करके सिंगल टैक्स नहीं लाया गया है और बहुत हाई लेवल के टैक्सेस हैं। तो यहाँ पे जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए लाया गया। और ये वैट क्या है, जैसे कि चीज़ें होता था पहले कोई चीज़ की प्रोडक्ट की प्राइस होती थी तो उस पर जब आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा देते थे, एक्साइज ड्यूटी, फिर उसके बाद सारे टैक्सेस लगाने के बाद जो टोटल आता था उस पर वैट लगता था। शुरू में वैट जो है 6% के रेट से आया था और बाद में इसे में चेंजेस हुआ, चूंकि अब ये प्रैक्टिस में नहीं है तो इसके रेट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। आप रेट जो नया रेट है वो तो आप देख रहे हो कि इंटीग्रेटेड हो गया है, गुड्स और सर्विसेज टैक्स जो जीएसटी में एक कंबाइन बना दिया गया है। तो सारे टैक्सेस लगाने के बाद जो आते थे उस पर होता था और उसके बाद की जो प्राइस होती थी वो डिलीवर की जाती थी। अब सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी हो गई कि अगर गुड्स कई लोगों को बेचा गया तो सब लोग धीरे धीरे टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी उपलब्ध होती थी। जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे सेनवेट क्रेडिट मिलता था, वैसे ही वैट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे मान के चलिए कि 3-4 सेलर हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। इसने 100 रुपए के चीज़ को इनको 106 रुपये में बेचा।
इन्होंने उस पर कुछ काम किया और अब उसकी वैल्यू हो गई 110 रुपये, और इन्होंने इनको बेचा 116 रुपये में मान लीजिए कि बेचा। फिर इन्होंने उसको बना के 130 किया और ऐसे ही इनको 139 में बेचा। ऐसे करके मतलब कि एक टैक्सेस जो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 110 था, ऐसे टैक्स लगता गया इस पे। 130 को 139 में बेचे तो 9 रुपया टैक्स टोटल कलेक्ट हुआ। गवर्नमेंट को भी 9 रुपया देना चाहिए ना, तो देखिए 6 रुपया ये जो यहाँ से 110 से 106 हुआ है, इन्होंने 116 दिया तो 6 रुपया इनसे वसूल हो जाएगा। और बाकी ऐसे धीरे धीरे जो लोग टैक्स पेमेंट करते जा रहे हैं माइनस करते जाएंगे। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल बताया था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में सेनवेट की सुविधा मिलती थी, ऐसे यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से सेम वही फैसिलिटी है, उपलब्ध होगी। लेकिन ये उन्हीं को मिलता था जिनके पास TIN नंबर होता था, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब उसी TIN नंबर को चेंज कर दिया गया है गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर, मीन्स GSTIN नंबर। तो ये बहुत सारे मेजर टैक्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, जैसे हाँ, तो जैसे हमने कुछ टैक्सेस के बारे में देखा। इसके अलावा देखा जाए तो इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राय, ये सब करके बहुत सारे टैक्सेस और भी हैं, जिसको आप शॉर्ट में नाम इसका आप याद कर लीजिएगा। लिस्ट आप नाम हम आपको नोट्स में लिख कर दे देंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना जाए, इसीलिए इस पर अभी हम पार्ट 2 लाएंगे इस वीडियो का। तो अभी तक के वीडियो में हम यही चीज़ें बताएंगे। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो हम अपना वीडियो लाएंगे, इसकी कमियां के बारे में लाएंगे कि कमियां क्या थी इसकी, और इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन हम आपको इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड लेकर आएंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।